नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 94th क्लास को यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो में हम आपके जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करते हैं। ये सभी एमसीक्यूज किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, यानी कि ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस को हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर नहीं करते, इनको पूरे फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, प्रीवियस ईयर का रिवीजन भी होता है और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपके जो बेसिक क्वेश्चन है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, वो भी क्लियर होते रहते हैं। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो भारत में आजादी के बाद से अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है। पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर, उनके काल को लेकर के क्या उनका उद्देश्य था, कौन सी योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहते हैं। उन्हीं में से ये क्वेश्चन है कि विकास और आत्मनिर्भरता का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के तहत था, या आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, यह योजना आपके डी.आर. गाडगिल मॉडल के ऊपर आधारित थी। क्वेश्चन आता है कौन से मॉडल पर थी चौथी पंचवर्षीय योजना? तो यह डी.आर. गाडगिल योजना पर आधारित थी, उनके मॉडल पर आधारित थी। डी.आर. गाडगिल जो थे उस समय वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 के बीच में चली थी। जो योजना अवकाश आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 67 से लेकर 69 के बीच में, उसके बाद ये योजना आपकी चली थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ साथ आत्मनिर्भर यहां पर बनना। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो काफी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो इसी योजना के तहत या इसी योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर, वो अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। सेकंड चैनल पर काफी समय से वीडियो नहीं आ पा रही है, और जब आ भी रही है रेगुलर नहीं आ पा रही है। बहुत जल्द कोशिश करूंगा वहां पर भी आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक की और जो हमारी एनसीईआरटी की एमसीक्यूज वहां पर चल रहे हैं उनको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वहां पर खत्म करने की। अगर आप हमसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा जल निकाय मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है? देखिए, जो मिनिकॉय द्वीप है भारत का ही हिस्सा है, लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से थोड़ा सा अलग यहां पर यह स्थित है, और इसको मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल जो है आपका, वो मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। भारत के द्वीपों के बारे में, द्वीप समूह के बारे में मैप के माध्यम से हमने डिटेल में समझा है भूगोल डिटेल सीरीज के अंतर्गत। आप उसे वहां से भी देख सकते हैं अगर आपका द्वीप समूह, द्वीपों के बारे में, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर डिग्री चैनल है, कौन सा चैनल किस किस के बीच है, क्वेश्चन बन जाता है। 9 डिग्री तो हमने देख लिया, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में आता है। एक है आपका 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा, इन दोनों के बीच में स्थित है। एक है आपका 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन आएगा भारत और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? आप कहेंगे 8 डिग्री चैनल। इसी प्रकार आता है 10 डिग्री चैनल, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। कौन सा वाला अंडमान? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका स्थित है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की भूराजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था? तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत टैक्स के लिए जिस राशि को तय कर दिया जाता था, निश्चित कर दिया जाता था, उसे जमा कहा जाता था।
ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु और सिंधु नदी तंत्र, इसको हमने कवर किया है भारत के नदी तंत्र में। उसमें हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र प्रणाली का हिस्सा कौन कौन सी नदियां हैं। 6 नदियां आती हैं सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत, जो प्रमुख नदियां हैं। सबसे पहले एक आपकी सिंधु आती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप जो आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है वहां से निकलती है। दूसरी नदी है सतलज, ये भी आपके वहीं से जो मानसरोवर झील है उसी के समीप में राकसताल है वहां से आती है। झेलम जम्मू कश्मीर से आती है, चेनाब हिमाचल प्रदेश से, और रावी और ब्यास ये भी हिमाचल प्रदेश से आती है। तो रावी, ब्यास, सतलुज ये सभी सिंधु नदी तंत्र का पार्ट है। कोसी नदी इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया? पहला क्वेश्चन तो यह आता है खजुराहो के मंदिर कहां स्थित हैं? तो खजुराहो मंदिर आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य में चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, कंदरिया महादेव मंदिर कहां है? तो इसी खजुराहो में, एमपी के अंदर जो आपका है, इन्हीं खजुराहो के मंदिरों में एक काफी फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। इसकी लोकेशन भी कहां हो जाएगी? मध्य प्रदेश में हो जाएगी। खजुराहो में स्थित है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। इस मंदिर का राजा ने, जिसने इसका निर्माण करवाया, उसका नाम पूछा जाता है। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण तो 100 साल तक चला, 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक, इस बीच में इनका निर्माण हुआ। जो ये कंदरिया महादेव मंदिर है, खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर इसे ही माना जाता है। इसका निर्माण जो चंदेल शासक था, जिसका नाम था धंगदेव, इसके द्वारा करवाया गया था 999 ईस्वी के अंदर। तो आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। खजुराहो मंदिर आपसे पूछे, कंदरिया महादेव मंदिर पूछे, चंदेल वंश और मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहां स्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी कि NRSC फुल फॉर्म होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, और ये आपका हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में स्थित है। तो इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, SSC CPO में ये एग्जाम में आया था। नेक्स्ट है मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मानसून के बारे में, जलवायु के बारे में, वनस्पतियों के बारे में भी हमारी भूगोल का डिटेल क्लास ऑलरेडी आ चुका है। मानसून शब्द के बारे में अगर हम बात करते हैं, मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। यानी एक वर्ष के दौरान हवाओं के दिशा को बताने वाले शब्द को कहा जाता है मानसून। और मानसून किस भाषा से आया है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम, उसी से बना है मानसून। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? मौसम के अनुसार हवाओं का, उनकी दिशाओं का बदलना, वो भी एक वर्ष के दौरान, न कि एक महीने के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानसून शब्द का वर्णन सबसे पहले जो एक अरब यात्री था अल मसूदी, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो देखिए आर्टिकल 21A जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसके अंदर यह बताया गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका यह मौलिक अधिकार है कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। और यही बात आर्टिकल 51A के क में कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाना उनके अभिभावक या सरकार का यहां पर मौलिक कर्तव्य है। तो वही बात 21A में कही गई है, बच्चों का मौलिक अधिकार है, और यही बात यहां पर कही गई है कि यह उनके अभिभावक, उनके संरक्षक, उनका मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अभी तक सिर्फ यही आता था कितने मौलिक कर्तव्य हैं, आप कह देते थे कि शुरुआत में 10 थे। 86वें संशोधन 2002 में जो हुआ उसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वो यही वाला था, 51A का क पार्ट। ठीक है, कौन से संशोधन के तहत जुड़े थे मौलिक कर्तव्य? 42वें संशोधन के तहत 1976 में जुड़े थे और 86वें के तहत 2002 में इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
अब आपसे डिटेल में आने लगा है कि 51A में आपके मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन बताइए A के अंदर कौन सा है? 51A का A पार्ट, इसी प्रकार B पार्ट में कौन सा है? तो 11 मौलिक कर्तव्य यहां पर आप देख सकते हैं, ABCDEFGH इस तरीके से क्रम में लगाकर इनको आपको याद करना होगा। कई बार 51A के पहले पार्ट में क्या है, कई बार A पार्ट में क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहां पर K पार्ट के बारे में पूछा गया, तो सबसे अंतिम वाला जो मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें। वही बात आपसे यहां पर पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहां और कब आयोजित किया गया, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया? तो पहला एथलेटिक विश्व कप, एथलेटिक्स का पहला वर्ल्ड कप 2018 में खेला गया, लंदन में आयोजित किया गया और पहले संस्करण के बाद ही इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस देवता से संबंधित है? काफी फेमस डांस है यहां पर मोहिनी अट्टम, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन आता है मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो यह केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और यह किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो हमने भारत के नदी तंत्र को, जैसे मैंने ऊपर कहा, पूरा डिटेल में कवर किया है, चाहे वो सिंधु नदी तंत्र हो, गंगा नदी तंत्र हो, या आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, या फिर दक्षिण भारत का नदी तंत्र हो। हमने उसमें नदियों की लंबाई भी देखी थी और भारत की 4 सबसे बड़ी नदियों की हमने बात करी थी, जिसमें सबसे पहले गंगा आती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर के करीब है। दूसरे नंबर पे गोदावरी आती है, गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे कृष्णा नदी आती है 1401 किलोमीटर के साथ, और फिर आती है यमुना नदी 1370 प्लस किलोमीटर के साथ। कहीं पर 1370 है, कहीं पर 1380 है, तो 1300 से ज्यादा किलोमीटर लंबी है यमुना। तो ये इसका सही क्रम है, भारत की 4 सबसे बड़ी नदियां, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन भी आपसे एसएससी सीपीओ के द्वारा पेपर में पूछा गया था। मेटूर बांध की बात करें तो यह आपके तमिलनाडु में स्थित है और यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर जो ये बांध है, जैसे मान लीजिए इधर से आपकी नदी आ रही है, यहां पर आपका ये मेटूर बांध बना है, तो इसके पीछे का जो ये जलाशय है, इसे एक झील का नाम दिया गया है, इसे स्टैनले झील कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है स्टैनले झील कहां है? यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। मेटूर बांध का जो जलाशय है उसी को कहा जाता है स्टैनले झील। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह आया था 2007 में और इसका गठन 2007 में किया गया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एक अधिनियम पहले पारित हुआ था, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। तो पहले अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम इससे जुड़ा हुआ 2005 दिसंबर में पारित हुआ और आयोग जो बना वो 2007 मार्च में आयोग बना। तो आपको दोनों याद करने, यहां पर पूछा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो आप 2007 टिक करेंगे। अधिनियम पूछा होता आप 2005 टिक करते। ठीक है, नेक्स्ट है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो इंडिया के पूर्व पीएम रहे हैं इंद्र कुमार गुजराल और इन्हीं की आत्मकथा का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। एक और फेमस किताब है, एक और फेमस आत्मकथा है जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया, और इस किताब के लेखक कौन है या यह किसकी आत्मकथा है? यह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? ऋग्वेद को लेकर आपसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है उसे होर्तु कहा जाता है, यह भी पेपर में पूछा गया है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और जो इसका 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सोम देवता किस चीज के देवता माने जाते हैं? इनको वनस्पति का देवता माना जाता है। ठीक है, कौन सा ऋग्वेद का मंडल इनके लिए समर्पित है? 9वां मंडल। टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है, भारत में
ठंडे मौसम के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती हैं? तो ठंडे मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में दो तरीके का मानसून आता है, एक आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून और एक आता है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून ग्रीष्मकाल के समय आता है और उत्तर पूर्वी मानसून आपके शीतकाल के समय आता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान जो आपकी हवाएं चलेंगी उन्हें उत्तर पूर्वी पवनें कहा जाता है। इसी मानसून को, जो उत्तर पूर्वी मानसून है, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश होती है। तो मानसून की वापसी, लौटता हुआ मानसून, इसी को कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसके तहत उत्तर पूर्वी हवाएं यहां पर चलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना था? देखिए, सहायक संधि को लेकर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह है, सहायक संधि को लागू किसने किया था? भारत के अंदर सबसे पहले सहायक संधि का इस्तेमाल जो फ्रांसीसी गवर्नर था ड्यूप्ले, इसके द्वारा किया गया। लेकिन बड़े पैमाने पर इसका जो इस्तेमाल किया गया वो वेलेज़ली के द्वारा किया गया। वेलेज़ली 1798 से लेकर 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसी दौरान 1798 में इसने सहायक संधि को यहां पर लागू किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1798 में इसने सहायक संधि को स्वीकार किया। दूसरा राज्य बना था मैसूर। मैसूर ने 1799 में, जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, टीपू सुल्तान मारा गया और इसी वर्ष मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद तंजौर ने स्वीकार किया, फिर आपके अवध ने यहां पर सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन आता है, किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? तो जो इंदौर के होलकर थे, इनके द्वारा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, हमने यहां पर सहायक संधि के बारे में इतने सारे फैक्टों को देखा। सहायक संधि आखिर थी क्या? देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने का मतलब यह था कि आप अपनी सेना को समाप्त करेंगे और ब्रिटिश सेना को अपने यहां पर तैनात करेंगे। उनको वेतन आप देंगे, बदले में वो आपको यहां पर सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। सारे जो मुख्य निर्णय होंगे सुरक्षा को लेकर के, अब वो अंग्रेजों के हाथों में थे। नवाब या जो राजा थे उनके हाथों में कुछ भी यहां पर नहीं था। अगर वो उसको अंग्रेजों को भुगतान नहीं कर पाता है, जो ब्रिटिश सेना वहां पर तैनात होती थी, तो बदले में वो उस राज्य का कुछ हिस्सा हड़प लेते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे, अंग्रेजों को उसे दे दिया जाता था। अंग्रेजों ने हालांकि वादा किया था इस संधि के तहत कि आप केवल हम सुरक्षा तक सीमित रहेंगे, आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इसका पालन नहीं किया। राजाओं के आंतरिक मामलों में भी वो हस्तक्षेप करते थे। कौन अगला राजा होगा, कौन किस पद पर बैठेगा, ये सारे निर्णय फिर अंग्रेजों के द्वारा ही लिए जाते थे। तो सहायक संधि स्वीकार करने का सिंपल सा मतलब इतना था कि आप अपनी सेना को हटाएंगे, जो आपकी संप्रभुता थी, यानी कि आप अपना फैसला खुद ले सकते थे, वो आप नहीं कर पाएंगे, अंग्रेज उसमें इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? यानी चोल साम्राज्य के दौरान जबरन श्रम के रूप में एक टैक्स लिया जाता था। यानी हफ्ते में एक दिन आपको काम करना ही होगा, अपने लिए नहीं, राजा के लिए करना होगा, फ्री में करना होगा। यह एक प्रकार का टैक्स था कि आपको फ्री में काम करना होगा, जबरदस्ती आपसे काम कराया जाएगा। इस टैक्स को वेट्टी कहा जाता था। तो वेट्टी क्या था? यह एक प्रकार का टैक्स था, नगद नहीं लिया जाता था, जबरन श्रम के रूप में इसे वसूल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? देखिए, बीजापुर की अगर हम बात करते हैं, हमने एक साम्राज्य के बारे में डिटेल में पढ़ा है, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो यह 5 स्वतंत्र राज्यों में टूटा। उन 5 स्वतंत्र राज्यों में एक था आपका बरार, एक था आपका बीजापुर, एक आपका अहमदनगर, इसके अलावा गोलकुंडा और एक आपका बीतर। तो बहमनी साम्राज्य से जो 5 राज्य टूटे, उन्हीं में से एक है बीजापुर। इस बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने किया था, 1685 में किया था। कुछ स्रोतों में 1686 भी दिया है, हमने भी जब इसे कवर किया था 1686 को ही कवर किया था, लेकिन यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है और वहां पर 85 इसका आंसर माना गया। तो आपको 85 और 86 दोनों याद करने हैं, पहला रेफरेंस आप 85 को ही देंगे। ठीक है,
जो अहमदनगर था इसी बहमनी साम्राज्य से टूटकर बना एक और राज्य, इसे 1633 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को भी, जो इसी से टूटा था बहमनी साम्राज्य से, उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच में हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध जो 1517 में लड़ा गया, यह किस किस के बीच में लड़ा गया? एक तरफ मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, इनके सामने कौन थे? इनके सामने दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और इस युद्ध में राणा सांगा इब्राहिम लोदी को यहां पर पराजित कर देते हैं। क्वेश्चन आता है, खतौली का युद्ध कब लड़ा गया? 1517-18 में लड़ा गया, इब्राहिम लोदी को यहां पर हराया था। ठीक है, मेवाड़ के ये शासक थे। मेवाड़ की राजधानी आपकी चित्तौड़ थी, इसको भी आपने याद करना है। क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेवाड़ एक काफी प्रसिद्ध राज्य था, मुगल लगातार कोशिश करते थे इस पर कब्जा करने की, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। अकबर कभी सफल नहीं हुआ, महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा। अंततः मेवाड़ का विलय मुगल साम्राज्य में किसके द्वारा किया गया? तो आप जहांगीर का नाम याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। ना सिर्फ कवर किया, बल्कि इनको डिटेल के साथ देखा, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पर कवर किया। इनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स थे उनको कवर किया, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन यहां पर हो सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।